हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसमें टॉपिक वाइज ही आपको लेक्चर मिलेगा। जैसे कि ये एक टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। जो फर्स्ट टॉपिक आपका वो है व्हाट इज़ लिविंग। इसका वीडियो मिलेगा आपको अगले दिन। दूसरे टॉपिक का वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट कर दे लिविंग वर्ल्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखने वाले हैं, इसमें एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट मेयर, और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली पूरे चैप्टर में, सारे चैप्टर में यही बताऊंगा कि आपको मेन चीज़ ही मैं आपको समझाऊंगा ताकि जो क्वेश्चन है वो आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये साइंटिस्ट है, ये अर्नेस्ट मेयर 1904 में 1904 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये 100 ईयर, द एज ऑफ 100 ईयर, तो 100 साल तक ये जिए थे। और इनमें जो मेन चीज़ ये है कि इनको ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया था। एक्चुअली जो 19th सेंचुरी में डार्विन एक साइंटिस्ट थे जो 19th सेंचुरी में सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, और 20th सेंचुरी में ये सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया था। और अगर पूरी वर्ल्ड के 100 साइंटिस्ट को लिया जाए तो उनमें भी इनका नाम आता था। तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी। ऑर्निथोलॉजी पर, टैक्सोनॉमी पर, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी की सभी पर इन्होंने पीएचडी किया था। और उनको काफ़ी सारे प्राइज़ भी मिले थे, लेकिन इनको 3 प्राइज़ जो मिले वर्ल्ड लेवल पर मिले थे वो है, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ 3 प्राइज़ है। सबसे पहला प्राइज़ है बेल्जन प्राइज़, दूसरा प्राइज़ है इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, और तीसरा प्राइज़ है क्रफोर्ड प्राइज़। ये चीज़ आपको याद रखना है। फर्स्ट याद रखना है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन था, अर्नेस्ट मेयर थे। दूसरा है कि 3 जो प्राइज़ मिले थे वो कौन कौन से प्राइज़ थे, बेल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज़, ये मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही बताया गया है कि वंडरफुल, हाउ वंडरफुल इज़ अ लिविंग वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ का जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही वंडरफुल है। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स हैं, बर्फ़ के पर्वत हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशन है, महासागर है, फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर के तालाब हैं, डेजर्ट्स, रेगिस्तान है, हॉट स्प्रिंग्स हैं। ये हमारे चारों तरफ की ऐसी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है, इनमें बहुत सारी चीज़ें लिविंग हैं और बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे क्या कैरेक्टर होते हैं लिविंग के और क्या कैरेक्टर होते हैं नॉन लिविंग के। तो इसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इंडीड ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है लाइफ का, ठीक है ना। कौन कौन से कैरेक्टर्स जो फीचर हैं वो लिविंग में होते हैं। तो व्हाट इज़ लिविंग, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग को अगर डिफाइन करते हैं तो लिविंग में 4 कैरेक्टर आते हैं। वो जैसे कि ग्रोथ है, 4-5 कैरेक्टर आते हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस है। और अगर मैं आपको कॉपी पर इसको समझाऊं तो ये है लिविंग वर्ल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है, लिविंग के जो कैरेक्टर हैं वो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं, उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी में सबसे पहले सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर कंप्लीट बॉडी बनती है। तो ये जो है ये एनिमल्स में होता है और ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का। और लास्ट है कॉन्शियसनेस, यानी महसूस करना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है
तो वो महसूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो महसूस हो जाती है, तो कॉन्शियसनेस उसे बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये ओनली ह्यूमन बीइंग में होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे कि हम लोग खुद के लिए भी हम लोग कॉन्शियस रहते हैं, खुद सही गलत का फैसला ले पाते हैं, वो ओनली ह्यूमन बीइंग में ही ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग में, तो ये सभी लिविंग में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ डिफाइनिंग फीचर्स भी होते हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? ओनली प्रेजेंट इन लिविंग, जो केवल लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। और ये डिफाइनिंग फीचर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। जो जहाँ पर राइट लगा हुआ है तीनों पर, वही 3 हैं जो डिफाइनिंग फीचर हैं। डिफाइनिंग फीचर ही होते हैं जो बताते हैं कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर है वो केवल और केवल लिविंग में ही प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मास, हमारा वेट होता है वो बहुत कम होता है, जब हम छोटे होते हैं। तो धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो मास, बॉडी में वेट जो होता है, वज़न होता है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो वहाँ पर भी हमने ग्रोथ किया है, मास इंक्रीज़ हुआ है तो ग्रोथ हुआ है। और जब हम छोटे होते हैं तो सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स भी कम होते हैं, तो वो भी धीरे धीरे सेल डिवाइड कर करके इंक्रीज़ हो जाते हैं और हमारी बॉडी में हम लोग ग्रोथ शो कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज़ इन मास एंड इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ सेल। ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में, ज़िंदगी भर, प्लांट की पूरी ज़िंदगी में उनकी ग्रोथ होती ही रहती है। सबसे पहले कोई प्लांट है मान के चलिए, तो वो सबसे पहले तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, हाइट इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद वो गर्थ यानी उसकी चौड़ाई, प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले हाइट इंक्रीज़ होती है प्लांट की, फिर उसके बाद प्लांट की गर्थ यानी चौड़ाई इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में ये ग्रोथ करते ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो होती है सर्टेन एज तक। इन एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है कब तक होती है? अप टू सर्टेन एज, एक एज के बाद वहाँ तक रुक जाती है एज। जैसे कि हम बोलते हैं कि 20 साल के बाद बच्चों की जो ग्रोथ वो रुक जाती है, उनकी हाइट इंक्रीज इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है साल के बाद। तो उसमें एक बाद अप टू सर्टेन एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है, रुकना स्टार्ट हो जाती है। और ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑल्सो। नॉन लिविंग होते हैं उनमें भी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि सैंड माउंट्स, रेत के टीले, माउंटेन्स जो पर्वत होते हैं वो, बोल्डर्स यानी चट्टान, उनको बोल्डर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो इनमें भी ग्रोथ होती है। कैसे होती है? मान के चलो जैसे कोई सैंड माउंट है, कोई रेत का टीला है, ये कोई रेत का टीला है, तो हवा चलती है तो यहाँ से ये हट जाता है और यहाँ से ये उड़कर ये रेत का टीला यहाँ बन जाता है, तो यहाँ पर ये ग्रोथ हुई है। तो ये ग्रोथ, इसको भी हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। तो ये नॉन लिविंग में ग्रोथ हुई है। ठीक है ना? तो ये नॉन लिविंग में ग्रोथ हुई है, इसलिए दैट्स वाई ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ तो दोनों में प्रेजेंट है, लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में, सैंड माउंट्स में, रेत में भी हमने देख लिया। तो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर होने के लिए सिर्फ लिविंग में होना ज़रूरी है। तो ग्रोथ वाला कैरेक्टर है वो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट जो है वो आता है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन क्या होता है?
रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच आर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोजेनी, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो मोर सिमिलर हो सकते हैं पेरेंट्स से या फिर लेस सिमिलर होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप के जैसे भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कौन कौन आता है? बाइनरी फिजन आता है, जिसमें एक से दो चीज़ें टूट कर बन जाती हैं, फिजन हो जाता है फिजन, जैसे कि एल्गी में। स्पोर फॉर्मेशन इसमें आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, ट्रू रीजनरेशन आता है, और 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आता है, ठीक है ना। तो और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे बनता है? बाय सिंगल पेरेंट से। सिंगल पेरेंट से, याद रखना, सिंगल पेरेंट से मिलकर बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बनता है? इट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स